Welcome everyone to today's training session, especially because this session is on a very important topic which most people find difficult to understand, and that topic is basically uncertainty. देखिए, जिंदगी में सब कुछ सर्टन है, हम कहते हैं ना सब कुछ जो है अनसर्टन है, सिर्फ एक ही चीज सर्टन है. What is that thing? Death is the only thing certain. Everything else is uncertain. ठीक है. अच्छा, ये क्योंकि स्लाइड में क्या है कि 1 बाय 1 आ रहे हैं तो हमारे को टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं अगर इस मोड में दिखाऊं तो ये अगर ठीक है, ये इस मोड में ठीक है. इज इट ओके? Yeah, it's okay. It's okay. अच्छा, ठीक है. तो अब सबसे पहली बात ये है कि जो हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, कभी भी कोई मेजरमेंट है, कुछ है, हाउ श्योर आर वी कि जो हमारी मेजरमेंट है वो ठीक है? हाउ श्योर आर वी, हम कितने पक्का है, हमें उम्मीद है कि हमने जो मेजर किया वो सही है? इस चीज को जो हम कहते हैं वो होती है अनसर्टेनिटी. Uncertainty is a parameter associated with the result of a measurement that characterizes the dispersion of the value that could be reasonably attributed to the measurement. Measurement वो चीज है, measurement is that parameter which we are trying to measure. जैसे कि बैलेंस में हम measurement क्या हो जाता है, बैलेंस में हम weight measure करते हैं, तो measurement जो है weight हो जाता है. That way, so we uncertainty है, ये वो चीज है जिससे कि अगर हमने कुछ तोला, हमने कहा ये 3.6 ग्राम है, तो हम कितना श्योर हैं कि वो 3.6 है और 3.7 नहीं है या 3.5 नहीं है. सो वो जो चीज है उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी. क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट लेंगे, ये मैंने एक कर्व बनाया है, ये जिसको हम आमतौर पे कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो कभी भी हम मेजरमेंट लेंगे तो हम, मेरे को याद है स्कूल में हम शायद 7वीं में 8वीं में थे, तो स्केल से मेजरमेंट लेना हमें सिखा रहे थे. तो स्केल से मेजरमेंट लेना कैसे सिखा रहे थे कि हमें एक लाइन बनानी थी और लाइन के ऊपर हमें स्केल बिना जीरो के साथ एडजस्ट किए, बिना जीरो के एडजस्ट किए, हमें स्केल सिर्फ रखना था उसके साथ में, और फिर देखना था कि ये रीडिंग जो है 1.3 से लेके 7.2 तक आ रही है, क्या आ रही है. तो उस प्रकार से एक सेकेंड, सो वो जो चीज है, हमने कोशिश की कि हम अगर रैंडमली रखते हैं तो रीडिंग्स हम लेते हैं, तो क्योंकि लाइन तो एग्जैक्ट है नहीं, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही, तो हम अंदाजे से मेजरमेंट लेते हैं, तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं आ रही, प्लस माइनस 0.1 0.2. तो वो एक वैल्यू की जो डिस्पर्शन होती है, कि फैलाव होता है कि वो कितने वैल्यू की कितनी रेंज में वो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू जो है उस चीज को अनसर्टेनिटी कहते हैं, क्योंकि पक्का नहीं है कि वो वैल्यू जो है हमारे को सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है. सो जो हमने मेजर किया वो कितना एक्यूरेटली मेजर किया, और अगर एक्यूरेटली भी मेजर कर लिया तो कितना वो रिलाई कर सकते हैं हम उसके ऊपर, वो चीज हमें देखनी है. और जो हम गोल्ड की वैल्यू देते हैं, हम प्योरिटी देते हैं, वो कितना सर्टन है कि वो प्योरिटी वही है जो हमने कही. सो uncertainty of measurement is the doubt that exists with the result of any measurement. हमें शक रहता है या हमें संदेह रहता है कि ये सही है कि नहीं है, वो जो है वो आंसर. अब हम आमतौर पे मानते क्या है कि जो अच्छे रूलर बने, अच्छे क्लॉक बने या अच्छे थर्मोमीटर बने हैं, वो उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, वो सही रिजल्ट देंगे. You know, when you
buy some branded rulers or nice branded clocks and thermometers, they should be trustworthy, they should give correct results. अब मेरे पास अगर राडो की घड़ी है, इतनी महंगी घड़ी है, तो वो सही टाइम लेनी चाहिए, पर जरूरी नहीं है वो सही टाइम दे। मैं कितना रिलाय कर सकता हूं उसके ऊपर? बट हमेशा सिर्फ यही फर्क है कि जो अच्छी चीज और जो अच्छी चीज नहीं है, उसमें केवल इतना ही अंतर है कि जो अच्छी है उसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। 100% कभी भी नहीं होता। देयर इज नेवर 100% इन लाइफ, देयर इज ऑलवेज अ डाउट। अभी मजाक करते हैं लोग कि भाई ज्योतिषियों का क्या हुआ, जिनकी बोल रहे कि जिनकी जो 2020 की जो इनकी भविष्यवाणी जो कर रहे थे, क्या हुआ? तो ये अनसर्टेनिटी लाइफ में है, पता ही नहीं क्या हो जाएगा। सेम वे मेजरमेंट में भी अनसर्टेनिटी है। जितना ध्यान देंगे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, ज्यादा सर्टन होंगे हम। और जहां ध्यान नहीं देंगे या हमारी इक्विपमेंट अच्छी नहीं होगी, इफ अवर इक्विपमेंट इज नॉट गुड or we do not pay attention to measurement, then the value of the measurement that we get will not be reliable, the uncertainty will be more. ठीक है ना? हम जैसे कहते हैं ना कि अंदाजन से हाँ ये 50 है, हाँ एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, so that is what it is. okay, तो वो uncertainty जो है वो actually uncertainty भी हम कहते हैं कि मेरे को, मैं 90% श्योर हूं कि ये जो है ये 2.1 ग्राम से लेके और ये 2.2 ग्राम होगा, 90%। वो चीज है, वो जो इंटरवल है, जैसे ये मैंने डायग्राम दिखाया है, दिस इंटरवल, व्हेनेवर वी मेक मेजरमेंट्स देयर इज ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन्वर्टेड डंबल जैसा, ये जिसमें की रेंज होती है कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जैसे कि ये डीप ब्लू, गहरा नीला जो है, ये जो है ये 1 सिग्मा की रेंज में है। मैं बताऊंगा क्या चीजें हैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से। तो मेरे को ये जो है उम्मीद है कि मेरा ये अबाउट 68% कॉन्फिडेंस है, मेरे को 68% कॉन्फिडेंस है कि मेरी जो वैल्यू है वो इसी रेंज में। ठीक है, तो ये जो है अनसर्टेनिटी है कि जो हमें अंदाजा, जो हम कहते हैं कि भाई कितना श्योर हैं हम कि कौन सी वैल्यू सही है, हमारी वैल्यू कितनी सही है। अगर मैंने वैल्यू को रिपोर्ट की है तो जो एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अगर मैं वैल्यू लेता हूं उस पर डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरे को श्योरिटी है कि 68% ऑफ द टाइम वो वैल्यू मेरी इस रेंज में आएगी। नाउ अब हमने बात कर ली अनसर्टेनिटी की इन मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट हमने बात कर ली, मेजरमेंट वो चीज है जिसको कि हम मेजर करना है ना, जैसे वेट हो गया वो मेजरमेंट हो गया, ठीक है, या थर्मोमीटर देखते तो उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो वो मेजरमेंट हो गया। और मेजरमेंट क्या है कि मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो मेजरमेंट क्या है? जो हम प्रणाली अपनाते हैं पैमाइश करने की, कि हम ताकि वो जो चीज को नाप रहे हैं उसको माप सके, वो जो हम प्रणाली अपनाते हैं। जैसे कि मेरे को कपड़ा लेने जाते हो, इफ यू गो टू बाय क्लॉथ, द शॉपकीपर यूजेस यार्ड स्टिक। तो वो क्या है, उसका नापने की प्रणाली जो है वो मेजर करके देता है कपड़ा आपको, तो वो मेजरमेंट करके आपको कपड़ा देता है। ही मेजर्स द क्लॉथ एंड गिव्स यू। दैट इज द वे ही मेजर्स, इज द set of operations that he undertakes to make that measurement. So उस मेजरमेंट की प्रणाली का जो रिजल्ट है, वो जो मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ दैट मेजरमेंट दैट वी मेक इज द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दैट वी गेट। यानी कि वो जो मेजरमेंट है, जैसे कि यार्ड स्टिक में क्या है, उसने कितने गज कपड़ा है, तो वो जो है, वो जो गज है वो रिजल्ट है उसकी मेजरमेंट करने का, जो हम जिस तरीके से हम उसको करते हैं, जो अपने
प्रणाली अपनाई। सो पहला स्टेप जो है मेजरमेंट का, सबसे पहला काम होता है कि डिफाइन करना कि हमारा मेजरमेंट है क्या, मतलब यानी कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो हम मेजर करना चाहते हैं। हम वजन देखना चाहते हैं, डू वी वांट टू सी वेट, do we want to see volume, do we want to see time, do we want to see temperature, what is it that we want to see, जिस चीज को हमने देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें मेजरमेंट डिफाइन करना है कि हमारा मेजरमेंट है क्या। The second aspect is the amount of information needed to define the measurement depends on the desired accuracy of the measurement results and the factors influencing the measurement process. तो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए मेजरमेंट को डिफाइन करने के लिए, वो निर्भर होती है इस चीज पे कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। अब कभी आप आलू तोलने के लिए जब बाजार में जाते हैं तो वो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की बात नहीं होती, वहां पे कोई मायना नहीं रखता, वो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर उसने तराजू में आपको आलू तोल के दिया और वो उसके बट्टे सिर्फ वो कभी उसने खरीदे होते हैं, वेट्स एंड मेजर ने जब नए खरीदे होते हैं तो वो उसको कैलिब्रेट करके मिलते हैं, उसके बाद वो तो कभी सोचता भी नहीं है उसके बारे में, उनमें जंग भी लगा होता है, उनके ऊपर चीजें भी फंसी होती हैं। तो वो जो 1 किलो का बाट है वो हो सकता है 1 किलो की जगह 995 ग्राम का हो सकता है 1 किलो 5 ग्राम का हो। बट क्योंकि हमारा जो काम है उसमें वी आर वेइंग पोटेटोज, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2-4 ग्राम ऊपर नीचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको पड़ता है ना हमें पड़ता है, तो वो फिर कैलिब्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। पर अगर आप सोना तोल रहे हो, आप अगर जा रहे हो रिटेल शॉप में और सोना, तो उसका तराजू कैलिब्रेटेड होगा। व्हाई? बिकॉज यू रिक्वायर मोर एक्यूरेसी in that. There it is the question of money. It's a costly thing that you are going to weigh, so therefore you will try to make sure that the balance is calibrated. अगर वो बैलेंस कम दिखा रहा है तो नुकसान जूलर को है, अगर वो ज्यादा दिखा रहा है तो नुकसान आपको है। So therefore it is necessary that it should be calibrated. So that is why तो वो उसकी कैलिब्रेशन बहुत जरूरी हो जाती है जहां पे। और इसी तरह जब हम टेस्ट करते हैं, व्हेन वी वांट टू डू अ टेस्टिंग, देन एक्यूरेसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ टेस्टिंग विल बी गवर्न्ड बाय द एक्यूरेसी ऑफ आवर मेजरमेंट। जितना हम एक्यूरेट मेजर करेंगे उतना ज्यादा। अब इसमें 2 शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसिशन। इनमें अंतर हमें समझना बड़ा जरूरी है। It is necessary for us to understand the difference between accuracy and precision. Now, accuracy जो है वो है कि जो हमने चीजें नापी है वो जो है, जो सही वैल्यू है उसकी कितनी पास है वो। जैसे कि हम डार्ट्स खेलते हैं ना, डार्ट्स खेलते हैं तो हम मारते हैं, वो सेंटर में वो बुलजाई बनी होती है। तो मैंने डार्ट मारा या मैंने तीर अंदाजी की, मैंने तीर से मारा, तो वो मेरा जो तीर है वो सेंटर के कितने पास लगा, वो है एक्यूरेसी। और प्रिसिशन क्या है कि दो रीडिंग्स के बीच में कितना फासला है। जैसे कि मेरा बैलेंस जो है माइक्रो बैलेंस वो ज्यादा प्रिसिशन वाला है, और जो मेरा कमर्शियल बैलेंस है वो उसकी प्रिसिशन इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइक्रो बैलेंस है वो तो मेरे को 1 माइक्रोग्राम के डिफरेंस पे रिजल्ट्स दिखाता है, और जो मेरा दूसरा बैलेंस है, कमर्शियल बैलेंस है, वो 10 मिलीग्राम के डिफरेंस में दिखाता है। सो जो मेरी ज्यादा पास रीडिंग, जो वैल्यू मेरी ज्यादा पास दिखा सकता है वो ज्यादा प्रिसाइज है। पर जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा प्रिसाइज है वो एक्यूरेट हो, क्योंकि प्रिसिशन तो है, वो जो रीडिंग बार बार दिखाएगा, द रीडिंग्स दैट इट शोज अगेन एंड अगेन, they will be near to each other, but it is not necessary that they will be the true value. True value के लिए क्या है? Accuracy चाहिए जो true value के लिए। जैसे कि तीर मेरा बिल्कुल सेंटर में लगा जहां लगना चाहिए था, वो तो होगी accuracy। और जब मैंने 2 तीर मारे, पहले एक तीर लगा, वो कहीं पे भी लगाओ,
चाहे वो सेंटर में लगाओ चाहे बाहर लगाओ, और फिर मैंने दूसरा तीर मारा, वो उसके बिल्कुल पास में लगा, तो वो दूसरा तीर जितनी पास में लगा वो जो है वो प्रिसिशन हो जाती है कि जब मैं मारता हूं तो मैं मार के एक ही स्पॉट पे जब मैं कोशिश कर रहा हूं मारने की, तो वो बार बार कितनी पास में उसको लगता है. सो हाउ नियर इट इज टू ईच अदर. सो टू रीडिंग्स, द नियरनेस ऑफ द रीडिंग्स टू ईच अदर इज प्रिसिशन, एंड द नियरनेस ऑफ द रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेसी. तो ये एक अंतर समझना जरूरी है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर डाल रहा हूं. ये जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए, एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या अंतर है. कैन समवन अनम्यूट एंड टेल मी, आपको समझ में आ गया है? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यस सर. ओके, गुड. सो जब हम मेजरमेंट करते हैं उसमें पहली चीज तो ये है कि हमने डिफाइन करना है कि हमारा मेजरमेंट क्या है, वो क्या चीज है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं. दूसरा ये है कि वो जो हमने मेजर करना है उसको हम कैसे मेजर करें, और जैसे मेजरमेंट हम सोचते हैं करेंगे वो तरीका जो है उस तरीके को हमने डिजाइन करना है और उसको वैलिडेट करना है. वैलिडेशन किस लिए करनी है? वैलिडेशन इसलिए करनी है कि वो हमें सही रिजल्ट देगा. फिर हमें उसकी मेजरमेंट करनी है एंड उसके बाद वो जो मेजरमेंट का है हमें रिजल्ट है. सो द प्रोसेस एंड द स्टेप्स फॉर मेजरमेंट आर: define first what is it that you want to measure, realize the measurement, design a mechanism and validate that mechanism for measuring, that is the measurement method, and use that measurement method to make the measurement and then get the results of the measurement, derive the measurement results. Okay, so these are the steps. Now we come to the part. So what are the requirements of a good measurement? When we want to make a measurement, obviously when we say good measurement or bad measurement, there should be a means of differentiating between a good measurement and a bad measurement. तो जब हम कहते हैं कि हमें अच्छा मेजरमेंट चाहिए, तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके अंदर अंतर भी तो हमें समझ में आना चाहिए ना. तो पहली चीज है गुड मेजरमेंट के लिए द नीड्स आर टू बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड डिफाइंड. जैसे मैंने को आलू तोलना है, तो आलू तोलने में मेरी नीड बिल्कुल क्लियरली मेरे को डिफाइन होनी चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए उसमें. और मेरा जब सोना तोलता हूं तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि उसकी मेजरमेंट नीड मेरी क्या है. और जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, when I'm going to do my testing, then it is all the more important I must understand clearly what is my need. अच्छी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले कि हमारी आवश्यकता क्या है, what is it that we need, our need, how accurate do we need, how precise do we need, that has to be defined. And then second thing, we have to ensure adequacy of measurement uncertainty according to the defined needs. तो जैसे मैंने बताया था कि आलू तोलते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता 2-4 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो, पर अगर आप किसी को बोलो 1 किलो सोना दे दे, क्या 1 किलो सोने में वो 5 ग्राम या 10 ग्राम ऊपर नीचे देगा? नो. सो हमने पहले भी आलू तोला 1 किलो और सोना तोला 1 किलो. सो बट आवर नीड इज डिफरेंट. हमारी जो अनसर्टनिटी जो है उसकी जो हमारी को रिक्वायरमेंट है वो फर्क है. वी नीड वेरी low measurement uncertainty when we are weighing gold, and we need still lower uncertainty when we are doing testing. तीसरी चीज है traceability of measurement results. पहला तो हो गया नीड हमारी क्या है, दूसरा हो गया then we define the adequacy of the measurement uncertainty, and तीसरा है traceability measurement. Why traceability? Traceability to the national or international standards. Why? ये क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि जब हम कहते हैं कि मैं इतना तोला, इतना मेजर किया, तो जो मेरा बाट है या जो मेरा तराजू है या जो मेरा थर्मोमीटर है या जो मेरा माइक्रोमीटर है, वो जो मेरे को वैल्यू दिखा रहा है वो मैंने कैसे निर्भर किया वो कि जो मेरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच करती है. दैट व्हाटएवर मेजरमेंट्स आई एम मेकिंग
the values that I'm getting, they can be traced back to the international system, the international standards that are available. अगर हमें लगता है कि हमारी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी काफी नहीं है, in the sense that it is not low enough, then we have to employ a different method. जैसे आलू के कांटे पे मैं सोना नहीं तोलूंगा, बिकॉज मेरी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जो वहां पे मेरे को नहीं मिलेगी ठीक, सो आई विल यूज अ जूलर्स बैलेंस, आई विल यूज अ सेमी माइक्रो बैलेंस, और आई विल यूज अ कमर्शियल बैलेंस यूज्ड इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री. I will not use that 2-pan balance which the sabji wala is using or the fruit wala is using. So जो measurement uncertainty है, अगर वो जिस मेथड को हम यूज कर रहे हैं उस मेथड में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो हमें वो जो है मेथड बदलना पड़ेगा टू यूज अ मेथड which has the measurement uncertainty which is acceptable to us for the purpose. Then once we have decided a method, then what we have to do, that जो भी फैक्टर्स हैं जो कि मेरे को इफेक्ट करते हैं मेरी मेजरमेंट को, all the factors that influence my measurement have to be studied. उनको हमें देखना पड़ेगा ये निश्चित करने के लिए, to ensure that the uncertainty of measurement meets our requirements. ये वो जो uncertainty है वो हमारी जो हमारी नीड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको वो सेटिस्फाई करती है. इसलिए जो मेजरमेंट प्रोसेस है दैट इज कंट्रोल यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. तो हम वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आज पढ़ेंगे. सो ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको तैयार कर रहा हूं ताकि वो चीज आप समझ सको. जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स सो दैट लेटर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ओके, सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स किस लिए यूज करते हैं? मेट्रोलॉजी, मतलब जिस जो मेजरमेंट करते हैं ना हम उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं. ठीक है, जो हम मेजरमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि मेजरमेंट की तरीका है जो मेजरमेंट करने का, वो मेट्रोलॉजी. ठीक है, सो फर्स्ट पहली चीज है स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं? हम एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के लिए. जब मेरे को वैल्यू दी कोई, अब आप जितने भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे, हर एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में आपको नजर आएगा अनसर्टेनिटी लिखी हुई जरूर. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि देखो मेरे किस क्लास के वेट्स हैं, जिस क्लास के वेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी मेरी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मेरे वेट्स की. क्यों? क्योंकि जितना जितना हमारा अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी उतना उतना हमारी रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी, हमारी उतनी उतनी ही एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों बढ़ते जाएंगे. सो दूसरी जो है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स. तो ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स किस लिए? वो इसलिए कि आगे से क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है वो देखने के लिए, पीछे की हिस्ट्री देख के. अब जैसे हम कैलिब्रेशन करते हैं, हम कहते हैं जी हम साल में एक बार करेंगे, मगर कैलिब्रेशन जब साल में एक बार करेंगे, साल के बाद हम देखते हैं उसका क्या हो रहा है. या हमने एक वेट लिया, हमने वेट जो है लिया वेट, और हम अपने को हर रोज वेट के साथ करते हैं. देन वी सी आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट आफ्टर एवरी 10 or 15 days the weight is showing 1 microgram extra. तो वो एक ट्रेंड बन जाता है कि ये 10-15 दिन में ये इसका वजन जो है एक माइक्रोग्राम बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? देन यू विल एनालाइज व्हाई इज इट हैपनिंग. ट्रेंड एनालिसिस किस लिए? इसलिए जरूरी है कि मैंने जो बनाया था वेट, वो मेरा जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है. नेचुरली ऑक्सीजन मिल गई ना सरफेस के ऊपर, एडिशन हो गई, रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो बढ़ गया वजन.
तीसरा जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हम यूज करते हैं टू गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब हमने बात की थी रिपीट एंड रेप्लिकेट टेस्टिंग की, बात की थी रिपीट एंड रेप्लिकेट टेस्टिंग की, वही चीज यहाँ है, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। Repeatability basically measures the variation in measurement taken by a single instrument or person under the same conditions. यानी कि repeatability जो है वो जो वेरिएशन आती है, मैं जब बार बार एक ही व्यक्ति एक ही जगह पे बार बार जब टेस्टिंग करता है तो उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, वो है रिपीटेबिलिटी। जो हम रिपीट टेस्टिंग कहते हैं ना, रिपीट टेस्टिंग मींस इमीडिएटली एक के बाद एक मैंने उसी चीज को टेस्ट कर लिया। सो द सेम वे रिपीटेबिलिटी इज नथिंग बट द वेरिएशन दैट इन मेजरमेंट दैट आई विल गेट व्हेन आई use when I do the testing again and again at the same place by the same person. But reproducibility, जैसे कि हमने बोला था replicate testing, और इसमें reproducibility है जबकि वही टेस्ट है वो हम कहीं और या किसी और मशीन पे या किसी और व्यक्ति से करवा के कहीं और वो टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि हमारे रिजल्ट वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। That is called reproducibility. So if your test method does not give reproducible results, then you will have a problem, because when it is measured in one laboratory and it is measured in another laboratory, the results will be different. तो इसलिए रिपीट करते हैं हम अपनी एरर को देखने के लिए कि भाई कॉन्फिडेंस के लिए कि हमने ठीक टेस्ट किया कि नहीं किया। Whereas the method's reproducibility is important, because if that same method is used on a different machine and is done by different people, it should give the same results. तो repeatability अपनी ही laboratory में अपने व्यक्ति वही व्यक्ति उसी समय टेस्ट कर रहा है, and reproducibility is that experiment or that weighing or that testing is done in another place by a different set of people by different equipment. That is reproducibility. तीसरी statistical technique हम यूज करते हैं inter-laboratory comparison. When we do inter-laboratory comparison, then what do? We calculate the Z score. Z score हम calculate करते हैं, तो Z score जो है that should be within mod 2 plus minus 2 के अंदर होना चाहिए। जिसका है उसका रिजल्ट ठीक है, जिसका उससे ज्यादा है तो उसको एक्शन लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। Which means when we do inter-laboratory comparison, the outlying values are from laboratories whose results are not consistent with the results of other laboratories. तो उनको फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट क्यों दूसरों से भिन्न आ रहा है, ठीक है। और लास्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज करते हैं कैलिब्रेशन इंटरवल के। जैसे मैंने बात किया कि मैं कहता हूं मैं साल के बाद करूंगा कैलिब्रेट, मगर साल के बाद मैं कैलिब्रेट करता हूं तो हर बारी मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो तो कैलिब्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वही वैल्यू आ रही है। अब एक ग्लास थर्मोमीटर है, सपोजिंग इट इज अ ग्लास थर्मोमीटर को आपने एक बार कैलिब्रेट किया और वो ठीक कैलिब्रेशन है, उसमें क्या चेंज होने वाला है? neither the glass is going to change nor the mercury is going to come out on get added or anything. There's hardly any possibility of any change. Whereas जब मैं वेट्स करता हूं, वेट्स को कैलिब्रेट कराता हूं, तो वेट की कैलिब्रेशन में वेट के ऊपर बड़े फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर हम हैंडल करते हैं, हैंडलिंग डस्ट सेटल हो सकती है, हम हैंडलिंग करते हैं, ग्रीस लग सकती है। So there are so many factors. So we use statistical techniques to determine what should be my calibration interval. Okay, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम देखते हैं तो वेरिएबल्स मतलब जो चीज वेरी कर सकती है उसको वेरिएबल कहते हैं। जिस चीज को हमने ढूंढना है, नापना है, वो भी वेरिएबल है। तो पहली जो बात है वो ये है कि हम कभी भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मेजरमेंट रिजल्ट की, जब तक कि हम उसको मेजरमेंट सिस्टम के साथ मेजर ना करें। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम मेजर करेंगे तो ही पता चलेगा। अब मैं आपको अगर एक कोई बॉल दे देता हूं, बताओ जी इसका वजन क्या है, तो वो वजन आप अंदाजा बता सकते हो, वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो प्रिसाइज भी नहीं हो सकता, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो।
You cannot predict that value without actually weighing it. तो वे करने के लिए हमें एक मेजरमेंट सिस्टम चाहिए जिससे कि हम वे करें. So we will use that system to weigh. Now कुछ occurrences ऐसे होते हैं जिनको कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि महामारी फैलेगी. जैसे ये किसी ने सोचा था महामारी फैलेगी, ये occurrence है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. जिन चीजों को उसी तरह मेजरमेंट में, इन द केस ऑफ मेजरमेंट, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. भाई मैंने जब तोलना शुरू किया तो बिजली की फ्लक्चुएशन हो गई, मेरा वजन सही नहीं आया. सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. और जिन फैक्टर्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कहते हैं रैंडम अकरेंसेस. वो रैंडम अकरेंसेस है, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो दोज आर रैंडम अकरेंसेस. और वो वेरिएबल्स जो इन रैंडम अकरेंसेस के साथ एसोसिएट होते हैं, जो ये रैंडम चीजों के साथ जो वेरिएबल होते हैं, उसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल. तो जिसकी हमें आशा नहीं है या आशा है पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जिसको कि ये कब होगा. अब जैसे अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक हमें मालूम है कि दिल्ली जो है ये सिस्मिक जोन में है और we are sure that this is the seismic zone. Once in a while we will get earthquakes, but when will that earthquake come? No one will be able to predict. So this is a random occurrence. The variable is earthquake and the occurrence is random. अब जो random variables होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं discrete random variables, एक होते हैं continuous random variables. तो discrete क्या है? A random variable is a variable taking on numerical values determined by an outcome of a random phenomenon. यानी कि जो random variable है वो variable है जो कि एक कोई numerical value ले लेगा जिसकी जो निर्भर करता है किसी random phenomena पर. और जो discrete random है, discrete random variable वो वेरिएबल जो कि हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4. तो उसकी प्रोबेबिलिटी अकरेंस की जो है वो हर चीज की प्रोबेबिलिटी जो है डिस्क्रीट वैल्यू जो है बिटवीन 0 and 1 रहेगी प्रोबेबिलिटी. तो जैसे मैंने मेजरमेंट कर, व्हेन आई मेजर यूजिंग अ फुट रूलर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम मेजरिंग यूजिंग अ फुट रूलर, देन दैट अकरेंस जो है, जो मेरी वैल्यूज आएंगी, अगर मेरे को मान लो मेरा अगर फुट रूलर ग्रेजुएटेड है 2.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का, तो मेरी वैल्यूज जो है वो 2.3 मिलीमीटर सॉरी 2.3 सेंटीमीटर आएगा या 23 मिलीमीटर आएगा या 24 मिलीमीटर आएगा, 22 मिलीमीटर आएगा. तो ये जो है दे आर टेकिंग डिस्क्रीट वैल्यूज, 1 2 3 4 डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं. तो दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. वो रैंडम वेरिएबल्स जो कि डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं. बट अगर समय है तो समय तो कंटिन्यूअस है ना, समय तो डिस्क्रीट नहीं है. पन्ने हैं, पेजेस हैं, जैसे बुक के पेजेस हैं, बुक के पेजेस 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, तो वो डिस्क्रीट है. मगर जो टाइम है, जैसे कि समय जो निकल रहा है, समय में तो 1 2 3 नहीं है, वो तो समय तो कंटिन्यूअस है. तो जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो जो है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्रीट नहीं होगी, उसकी अनगिनत वैल्यूज हो सकती हैं, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अनगिनत हो सकती है. पर जो बुक के पेजेस होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही हो सकते हैं, है ना. बुक के पेजेस तो 1.1 और 1.1111 नहीं हो सकते ना. मगर समय जो है वो तो 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 1.13, 1.14, 1.15, वो तो इनफाइनाइट वैल्यूज है. इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत. तो वो जो है, जो ऐसे कंटिन्यूअस चीजें जो रहती हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और वो जो है जिसकी की डिस्क्रीट वैल्यूज जो 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यूज, फर्क वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहेंगी, वो हो जाती हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. ठीक है. जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि डेट. अब डेट जो है, अब डेट तो पक्का है, ये तो 24 घंटे डेट जो है एक ही रहेगी.
अब सडनली जंप कर जाएगी नेक्स्ट वैल्यू पे। आज जैसे 2 तारीख है, आज 2 तारीख 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, कल रात के 12 बजे से लेके आज रात के 12 बजे तक, ये आज 2 तारीख ही रहेगी। सडनली वो फिर 3 तारीख हो जाएगी। मगर समय जो है, समय तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, वो जंप नहीं करता। तो डेट जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया और समय जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल। ओके। और जब रैंडम हम उसको बोलते हैं जो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक है, जैसे रैंडमली, तो वो अकरेंस जो है उसका निश्चित नहीं है। डेट का तो निश्चित है, समय का भी निश्चित है कि वो चल पड़ता जा रहा है, मगर कुछ अकरेंसेस ऐसे हैं जो वेरिएबल, जो कि जिनके ऊपर नियंत्रण नहीं है, कुछ प्रेडिक्शन नहीं है, हम बता नहीं सकते कब होगा। तो उसको discrete random variable therefore can have only discrete values। तो उसकी सिर्फ जैसे कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन 1 मीटर ऑफ फैब्रिक, तो उसकी वैल्यूज ही हो सकती है 1 डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा जो कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं 2 लिमिट के अंदर। सो मेजरमेंट रिजल्ट जो है वो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बिकॉज they can have all possible values in a particular range। सिर्फ जो रेजोल्यूशन है वही एक लिमिटिंग फैक्टर है। जो मतलब हम कितना फाइन मेजरमेंट करते हैं, बस वो रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं कितना फाइन मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो ही एक लिमिट है, अदरवाइज उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो रैंडम और कंटिन्यूस, ये 2 चीजों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब जो है हम देखते हैं, हम कहते हैं ना कि बीच की वैल्यू। अब बीच की वैल्यू जो हम आमतौर पे जो हम कहते हैं, बीच की वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। बीच की वैल्यू जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि हमने कोई डेटा लिया, हमने कोई मेजरमेंट की, खूब सारी मेजरमेंट्स ली, तो वो नंबर जो कि हमें उसकी पूरी जो वस्तु है उसके बारे में बताता है। जैसे कि मैंने एक वजन ले लिया, मैंने कोई सोने की आइटम ले ली, उसको मैं बार बार मेजर करता हूँ, बार बार वजन लेता हूँ, बार बार, हर बारी एक ही वजन जरूरी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रैंडम अकरेंसेस हो सकते हैं। कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी हवा चल गई, कभी कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो वैल्यूज अलग अलग आती रहेंगी। तो फिर उसकी ट्रू वैल्यू क्या है और उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? सो व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू? सो देयर आर 3 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन फाइंड द सेंट्रल वैल्यू। फर्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो एवरेज है, कि भाई जितने मैंने वजन लिए मैं उनकी एवरेज ले लेता हूं, तो दैट इज द सेंट्रल वैल्यू, वो मैं उसको वैल्यू को मानूंगा। यस, वेरी लॉजिकल। आमतौर पे हम यही करते हैं, वी नॉर्मली टेक दिस ओनली अरिथमेटिक मीन। बट देयर आर 2 अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, कि मेरी सेंट्रल वैल्यू क्या है। उसके 2 और तरीके हैं। एक तरीका है, उसको कहते हैं मीडियन, और दूसरा तरीका है उसको कहते हैं मोड। मीडियन वो वैल्यू है जिसके की ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर वैल्यूज है। मतलब मैंने 100 मेजरमेंट की, 101 करते हैं आसानी के लिए, 101 मेजरमेंट्स ली, तो मेरी जो बीच की वैल्यू जो है, जो मेरी, और उनको मैंने एक ऑर्डर में लगा दिया छोटे से बड़ा, तो जो 51 वैल्यू है, 51 वैल्यू जो है वो उसके नीचे भी 50 है, उसके ऊपर भी 50 है, तो वो जो बीच की वैल्यू है वो मेरी हो गई मीडियन। एक है मोड। एवरेज हमने देख लिया, मीन, एवरेज जिसको मीन कहते हैं, कि सारी वैल्यूज ले ली, उन सबको ऐड किया, अगर 101 थी, 101 वैल्यूज को लिया और उनको डिवाइड कर दिया बाय 101, तो जो मेरी वैल्यू आ गई वो मेरी एवरेज आ गई या मीन आ गई। दैट इज वन सेंट्रल टेंडेंसी। द सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन। आई अरेंज ऑल द 101 वैल्यूज, मैं 101 वैल्यू को अरेंज कर देता हूं छोटे से बड़ा, और जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको मैं कहता हूं ये मेरी ठीक वैल्यू है, तो वो हो गई मीडियन। और तीसरा जो है वो है मोड, यानी कि जब मैं मेजरमेंट लेता हूं तो कई वैल्यूज
कोई मैंने 101 वैल्यूज ली, तो कोई एक वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा बारी आई, चाहे वो सेंटर में है या नहीं है, सबसे ज्यादा बारी वो वैल्यू आई मेरी, बार बार मेजर करने से, तो मैं कहता हूं नहीं, मेरी वैल्यू यही ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कि हम तोल रहे हैं, हमारे को वजन, हमारा जो हमारा तराजू है स्टेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार 6-7 बारी वैल्यू ले लो, फिर जो सी वैल्यू, या तो मैं सेंटर वाली वैल्यू ले लूंगा, फिर या कहूंगा मैं सारे टोटल करता हूं और मैं जो उनको ऐड करके उनके एवरेज ले लूंगा। या तीसरा मेथड ये होता है, कहता है नहीं यार ये वाली वैल्यू बार बार आ रही है, बाकी वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही है, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज गेटिंग रिपीटेड, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज हैविंग द मैक्सिमम अकरेंस, so I will assume this to be my correct value. Now that assumption that the value which is occurring at the maximum frequency, जो कि सबसे ज्यादा बारी वैल्यू आई, वो मेरी वैल्यू है, जब मैं वो वैल्यू लेता हूं that is called mode. ये पहला वाला ग्राफ जो है mode, यानी कि that value which came the maximum number of times. इस ये चाहे वैल्यू में इसके कम थोड़ी सी वैल्यूज हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वैल्यूज हैं, बट सिंस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, so I presume that this is my correct value. This is the central tendency. The second value is that where the number of observations above and the number of observations below are same, that is my central value, that is median. And the third is that I take a sum of all these, divide by the number of observations, and I come to the central value, that is average or mean. So these are the three central tendency measures that we have. अब जब हम डेटा लेते हैं, जैसे हमने ये देखा, ये तो डेटा ये इस तरफ कम फैला हुआ है, इस तरफ ज्यादा फैला हुआ है। अब इस तरह से जब हम बार बार मेजरमेंट लेते हैं, when we take a measurement again and again, then we may come to a stage where sometimes we find that the data is varying more, वो फैलाव डेटा का ज्यादा है, that is फैलाव होना डेटा का, यानी कि वो कहते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ डेटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा कितना फैला हुआ डेटा है, मैं एक ही चीज को बार बार तोड़ रहा हूँ, आई एम वेइंग वन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट इट इज गिविंग मी वेरिड वैल्यू। सो व्हाट आर दीज वेरिड वैल्यूज? दीज इज व्हाट इज बेसिकली डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन में फिर दो चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, एक होता है वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा जो है देखने के लिए, एक तो रेंज कि मेरी किस रेंज में वैल्यूज आ रही है, what is the difference between the maximum and the minimum value I got, and the second thing is standard deviation। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन याद रखिए, क्योंकि यही हमने इस्तेमाल करना है। जब हम इंटरलैबोरेटरी कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन हमें चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमने पहली स्लाइड में भी देखा था ना, तो फैल रहा है। मैं दोबारा जाता हूँ स्लाइड पे, ये जैसा फैल रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली मेजर है फैलाव का, कि कितना फैला हुआ है डेटा मेरा। सो रेंज है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आई, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है कि मेरा डेटा कितना फैला हुआ है। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं कि हम जितनी भी वैल्यूज है, ऑल द वैल्यूज, वी टेक द वैल्यूज एंड देन वी टेक देयर एवरेज, मीन। मीन कैसे लेते हैं? द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उस मीन से हर एक वैल्यू का कितना डिफरेंस है, वो हर एक डिफरेंस को देख के उसको स्क्वायर कर लेते हैं, उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं और उन स्क्वायर्स को ऐड कर लेते हैं, और उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके इस सारे का अंडर रूट ले लेते हैं। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड द इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, when you take an under root of this, that is called standard deviation, and if you do not take under root, अगर आप अंडर रूट नहीं लेते हो उसका, तो वो हो गया वेरिएशन, वेरिएंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन सबने किया होगा, क्योंकि आईएलसी करते हो तो जेड स्कोर कैलकुलेट करना होता है। देन नाउ वी कम टू अनदर थिंग,
एक कॉन्सेप्ट और है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बाद में जब हम करेंगे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट तो ये काम में आएंगे, तो इसलिए मैं इतना समझा रहा हूं, मतलब ये तैयारी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सको जो कैलकुलेशन हुई कैसे। तो एक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको जो मर्जी कर लो। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में और स्टैटिस्टिक्स में हम एक पैरामीटर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या एक फिनोमेना जो है वो ये है जिसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन, वो एक समझ लो इक्वेशन जिसकी की वैल्यूज होती है अलग अलग, ऐसे समझ लो आप, जो हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि एक अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। मान लो मैं सिक्का उछालता हूं, एग्जाम्पल इसका क्या है कि मैंने सिक्का उछाला, तो उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। वो सिक्का खड़ा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो इतनी कम है that value that it will neither be, it'll stand on its edge, वो प्रोबेबिलिटी जो है कि वो अपनी एज पे खड़ा हो जाएगा, वो बहुत लो है। इट इज सो लो that we ignore that and we say that when you toss a coin it has only two probabilities, two possibilities. Actually there is a third possibility also, but we ignore that because the probability of that occurrence is very very low. या हेड आएगा या टेल आएगा, या चित्त आएगा या पट आएगा। तो वो जो फंक्शन है उसको मतलब फंक्शन बोल देंगे ना हम, फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन, दैट इज द इक्वेशन, इधर दिस और दैट। तो वो जो रैंडम वेरिएबल है मेरा, वो मेरा रैंडम वेरिएबल है, उसमें सिस्टम कोई नहीं है, सिस्टमैटिक कुछ नहीं है, वो कभी पट आ सकता है, कभी चित्त आ सकता है, उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द वैल्यू, इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, इट कैन ईदर बी हेड और बी टेल, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब ये जो कॉइन का उछाला तो ये तो डिस्क्रीट वैल्यू है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, तो वो जो है उसकी वैल्यू जो है एक सैंपल में, जो एक सैंपल स्पेस है उस पे वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी आने की, वो जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है उसमें क्या है कि इट कैन टेक ऑन अ वैल्यू ऑफ मोर देन वन ऑल्सो, उसमें एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 मानते हैं ना, कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज 1 और मिनिमम पॉसिबिलिटी इज 0। मगर जब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल, जैसे कि मैंने इंटरवल ये बनाया, इंटरवल ए एंड बी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कोई कंटिन्यूअस वैल्यूज है, यानी कि जब मैं बार बार मेजरमेंट लेता हूं तो मेरी वैल्यूज आती जाती हैं, वो जो भी आ रही है मैं मेजर करता हूँ, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आ गई तो जब मैं अगर चाहता हूं कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, मैं ये बताऊं, कोशिश करूं जानने की कि मेरी वैल्यू ए और बी में आने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। तो वो जो है वो डिपेंड करेगा मेरे इस फंक्शन के ऊपर। ये मेरा फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, ये वैल्यूज ऐसे जा रही है, तो दिस इज माय फंक्शन। फंक्शन हम जो क्या कहते हैं, ये वैल्यूज ले रही है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ की तरह इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या ये मतलब, इसका मतलब क्या है। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जो है वो हमने पहले, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड जो है उसमें बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसा होगा, इसमें दोनों तरफ एक जैसा नहीं है। तो हम जो डील करेंगे, जो हम चीजों से डील करेंगे, जो हम अज्यूम करेंगे, whatever we assume for our purposes for calculation of uncertainty is that our distribution is normal. That means it is equally distributed around the mean value. Okay, ये जैसे कि ये it is equal, it has equal distribution around a mean value.
दोनों तरफ एक जैसा है। सेंटर से अगर हम देखते हैं, बोथ साइड्स आर मिरर इमेजेस, बिल्कुल एक शीशे की भांति जैसे इमेज दिखाता है शीशा, एक दोनों एक तरफ ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं कि ये एक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसी है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहती है? जो फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी भी हो सकती है, या वैल्यू ए होगी या बी होगी और उनके बीच में एक जैसी रहेगी, या ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है हमारी वैल्यूज की। मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं डिटेल में क्या है ये। या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि वो बताया था कि दोनों तरफ एक जैसा, या ट्रिपेजॉइडल है, ये ऐसे फिर बराबर है, फिर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो ये 0 प्रोबेबिलिटी, इधर ए से नीचे 0 है, ए और बी के बीच में कुछ प्रोबेबिलिटी है और बी के बाद फिर 0 है। इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू से नीचे 0 है, फिर तेजी से बढ़ती है, फिर आती है, फिर इसमें बढ़ती जाती है, फिर कुछ रेंज तक बराबर रहती है प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद फिर कम हो जाती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वो इनफिनिट वैल्यू से लेके भी हो सकती है। तो वो पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जैसे जैसे हम वैल्यू से दूर जाते हैं, वो आहिस्ता 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 कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जैसे यहां आ गया, इसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वो होने की बहुत लो है। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने ये पहला रेक्टेंगुलर ये है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ट्रेपेजॉइडल ये है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ये जरा आप ध्यान रखिएगा, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, जब लिमिट्स बिटवीन एरर्स, जो हम लिमिट जो दे रहे हैं एरर की, टू बाउंड्री से बीच में देते हैं। जैसे कि मैंने अगर बोला कि मैंने ये तोला है, मैंने ये एक सिक्का तोला है, इसकी वैल्यू जो है ये 1.1 ग्राम से लेके और 0.9 ग्राम तक हो सकती है। तो हमने वो डिफाइन कर दिया ए और बी, और ए और बी के बीच में वो बराबर है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकती है, मगर 0.9 से नीचे नहीं आएगी, 1.1 से ऊपर नहीं आएगी। ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है? ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन तब होती है जबकि वैल्यूज जो हैं वो मिडिल ऑफ द इंटरवल में आने के चांसेस ज्यादा हैं, और जैसे जैसे अब दूर जाते हैं वो उसी के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। ये सेंट्रल टेंडेंसी है, और जैसे ही हम दूर जाते हैं वो नीचे एकदम स्ट्रेट कम होना शुरू हो जाता है। जो ट्रेपेजॉइडल है उसमें क्या है कि जब वैल्यू हमारी बीच में थोड़ी स्प्रेड आउट है, उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी जो है उनकी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि ये कि जैसे मैंने कहा कि ये मेरा देखो जी, मैं ये क्या है कि जी देखो ऐसा है कि जब मैंने तोला था तो मैं समझता हूं कि 0.9 से लेके 1.1 ग्राम तक होना चाहिए, बट हो सकता है कि 0.8 भी हो सकता है 1.2 भी हो। तो मतलब ये है कि 0.9 to 1.1 तो मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी वही है, पर उसके बाद भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, मगर 0.8 के नीचे नहीं हो सकता और 1.2 के नीचे नहीं हो, के ऊपर नहीं हो सकता। सो दिस इज माय ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली मैंने जैसे आपको बोला कि हम आमतौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं, और दिस इज द इजीएस्ट फॉर अस, तो हम इसको ये मान के चलेंगे। अच्छा, एक अब टर्म और आती है एरर। तो एरर और एक्यूरेसी ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द मान लो। जितनी जितनी मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतनी उतनी मेरी एरर कम है। और इन दोनों को, एक्यूरेसी और एरर जो है, दीज आर बेसिकली सच वैल्यूज अबाउट विच वी विल नेवर नो। हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली इनकी वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है वो तो हमें किसी को पता ही नहीं। ट्रू वैल्यू का किसी को नहीं पता, हम सब अंदाजा लगाते हैं कि ये ट्रू वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हर स्टेज पे देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। वो अनसर्टनिटी के कारण हम नहीं कह सकते, मगर फिर भी जो हम मानते हैं कि ये हमारी एक्यूरेट है और ये, तो उसमें एरर कम है, और जो हम मानते हैं एक्यूरेट नहीं है उसमें एरर ज्यादा है। अब जो हमारी एरर है वो कई वजह से एरर हो सकती है। क्या वजह हो सकती है? कि मेरा कांटा सही नहीं है, मेरे को तोलने वाला बंदा सही नहीं है, मेरी टेबल वाइब्रेट कर रही है, मैं उसको हवा से प्रोटेक्ट भी करते हैं, हवा चल रही है, उस पर हवा के कारण वेरिएशन आ रही है। सो देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच एरर्स कैन कम इन। मेरी बिजली स्टेबल नहीं है, there's so many factors. When we make a measurement, the factors are so many that it is virtually impossible to know which are all the factors which are going to affect. कुछ रैंडम है, कुछ सिस्टमैटिक है, कुछ रैंडम फैक्टर्स हैं और कुछ सिस्टमैटिक फैक्टर्स हैं। सो इसलिए हमें अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट जानना जरूरी है, क्योंकि वही एक क्वांटिटी है, दैट इज द ओनली क्वांटिटी which when given within measurement result will tell how well quantified that parameter is. जब हम measurement of uncertainty कहते हैं ना कि भी uncertainty कम है तो अच्छा है, तो जब हम कोई वैल्यू देते हैं, when we give a value, we specify a particular value, then we must also tell what is the measurement uncertainty so that we know how accurate or how reliable that value is. So now we have also a term called limits to error, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है एरर की। ये जो है ये दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर दिस बाय टू वेज। वन इज प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अगर मैं माइक्रो बैलेंस पे मेजर करूंगा तो नेचुरली मेरी प्रिसिशन जो बेटर है, इट इज बेटर। एंड दूसरा फैक्टर क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ अननोन कंपोनेंट्स। इट्स अ सिस्टमैटिक एरर, अननोन कंपोनेंट्स, मेरे को मालूम नहीं है कि क्या है वो, बट एरर आ रही है। सो हमें जब हमें कैलकुलेट करते हैं टोटल अनसर्टेनिटी, the total uncertainty will be dependent on the systematic errors and random errors both. ठीक है, अब आपको समझ में आया मैं क्यों रैंडम और सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट बता रहा था। तो जो हमारी टोटल अनसर्टेनिटी होगी वो होगी एक रैंडम एरर्स पे और रैंडम फैक्टर्स पे, और एक होगी सिस्टमैटिक फैक्टर्स पे। सो जो मेरे को इवैल्यूएट करना है स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, तो दो है, एक है टाइप ए और एक है टाइप बी। टाइप ए एरर क्या है? जो कि जितने भी मेरी एरर्स आती हैं, जो मेरी रैंडम एरर्स आ रही हैं, उनको मैं कैसे करता हूं, उनको मैं कैसे मेजर करता हूं? मैं एक ही मेजरमेंट को बार बार लेता हूं, तो वो मेरे को जो अनसर्टेनिटी मिलेगी, तो जो वेरिएशन से के कारण मेरे को जो अनसर्टेनिटी मिलेगी वो मिलेगी विच विल बी टाइप ए। टाइप ए। और टाइप बी क्या है? टाइप बी वो है जो मैं साइंटिफिक जजमेंट अपनी लगा के देखूंगा, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उन वेरिएबल्स के बारे में उनको लगा के, तो दैट विल बी टाइप बी। सो जो मेरी टाइप बी है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी। कैसे होगी? मैं टाइप बी एरर के लिए जो मेरा पिछला डेटा है, पहले का मेजरमेंट या मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन, जैसे आप देते हो, आप खरीदते हो कोई एक्सआरएफ, तो एक्सआरएफ की स्पेसिफिकेशन देती है कि देखो जी दिस विल गिव वैल्यूज बिटवीन प्लस माइनस 0.2 पीपीटी या 2 पीपीटी या जो भी वैल्यू, तो जो भी वैल्यू देगा, तो वो मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन होगी। या जब मैंने किसी आइटम को, किसी बैलेंस को जैसे कैलिब्रेट करा लिया,
तो वो जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में मेजरमेंट अनसर्टेनिटी दी है, तो वो जो मेरी वैल्यू है वो मेरे साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड है, तो वो मेरी जो हो गई टाइप बी के लिए काम में। तो ये याद रखिए कि एक टाइप ए होगी, एक टाइप बी होगी, और इन दोनों को सबको कंबाइन करेंगे तो हमें जो एक्चुअली वैल्यू जो चाहिए वो मिलेगी, which will be the combined standard uncertainty. So combined जो है वो मेरे को मिलेगी जब मैं सब टाइप की एरर्स को, सब टाइप की अनसर्टनिटीज को मिला के देखूंगा। अब एक जो है गाइडलाइंस ऑन अनसर्टनिटी मेजरमेंट है, वो बात करता है एक्सपेंडेड अनसर्टनिटी की, which is denoted by capital U। वो अनसर्टेनिटी है, वो हमें, वो जो मैंने इंटरवल्स की बात कर रहा था ना कि हमारी वैल्यू इसके बीच में हो सकती है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो है बताता है कि मेरा कितनी प्रोबेबिलिटी है मेरी अनसर्टेनिटी की, मेरी वो वैल्यू जो उसी में ही आएगी, मेरे को क्या कॉन्फिडेंस है कि मेरी वैल्यू जो है उसी वैल्यू के बीच में आएगी। वो जो है, वो जो कहते हैं वो कवरेज, उसको कहते हैं कवरेज, कि मैं जो वैल्यू देता हूं वो उसकी कवरेज ये है। जैसे कि मैं दोबारा ले जाता हूं आपको, ये जैसे कि मेरी यहां से लेके यहां तक मेरी जो कवरेज है, मेरे को श्योरिटी हो जाती है कि मेरे 68% रिजल्ट जो है इसी वैल्यू में ही आएंगे। मेरे को कितना कॉन्फिडेंस है? 68% कॉन्फिडेंस है कि मेरी वैल्यूज जो है इतने में आएंगी। तो मैं वो जो कवरेज है, मेरी कवरेज में उस हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है कितनी वैल्यू में मेरी जो है वो वैल्यू कितनी मेरी कवर करेगी। क्या मेरे को काफी है कि मैं 68% वैल्यूज पे मैं अपनी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करूं, या कि मेरे को नहीं, मेरे को 90% चाहिए, या मेरे को 95% चाहिए, मेरे को 99 चाहिए। तो वो जो है कवरेज जो है मेरे को डिसाइड करने के लिए आमतौर पे हम कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारे लिए मोस्ट एप्लीकेशंस के लिए काफी है। तो हम जो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं इस बेसिस पे कि 95% जो वैल्यूज हैं वो उस इंटरवल में ही आएंगी। तो उसके लिए हम कहते हैं एक फैक्टर के, कवरेज फैक्टर। अब एक चीज और याद रखी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये भी एक टेक्निक है हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। तो ये जो है, ये है बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, थंब रूल ये है कि जितनी ऑब्जर्वेशन है -1, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो क्यों? क्योंकि अगर मैंने दो मेजरमेंट लेनी है, पहली मेजरमेंट कुछ भी आ सकती है, दूसरी मेजरमेंट कुछ भी आ सकती है, उनको टोटल फ्रीडम है। तो उसमें क्या है, 2 - 1, दो रीडिंग्स है, एक माइनस कर दिया, 1 हो। मगर वो जो 1 फैक्टर है, वो जो कवरेज फैक्टर है, वो 1 जो है, वो जो है मेरे को कॉन्फिडेंस कितना देता है? सिर्फ 68% का कॉन्फिडेंस देता है। पर अगर मैं कवरेज फैक्टर अपना बढ़ा देता हूं, मतलब मैं अपनी ज्यादा रीडिंग्स लेता हूं, तो मेरा कवरेज फैक्टर जो है 1.6 अगर हो जाता है, तो मेरे को 95% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरी रीडिंग्स जो है 95% ऑफ द टाइम उसी इंटरवल में आएंगी। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको हम स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल इट स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, संभावना की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर, जैसे मैंने बोला सेंट्रल वैल्यू के आसपास बेल शेप, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें की जो एक्सट्रीम वैल्यूज होने का चांस जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब बेल शेप जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। मगर अगर मान लें कि इतना स्टीप नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं गिरता, थोड़ा ज्यादा टाइम के बाद गिरता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि ये कितना भारी है, उसके एंड जो है, जो एंड जो है, देखो जैसे इसके एंड तो बड़ा शार्प है, कहां गया ये, जैसे ये,
अब इसमें अगर ये वाली चीज जो है, अगर ये वाली चीज ज्यादा उठी होगी तो क्या होगा कि मेरी कुछ वैल्यूज जो हैं यहां पे होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, मगर ये अगर बहुत कम होगा तो मेरी सारी वैल्यूज जो है इसी के और इसके बीच में आएंगी। पर अगर ये थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज होने के चांस बढ़ जाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं। तो वो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, जो मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात की, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है मैं सबसे पहले यही देखता हूं कि मेरी टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसा कितना मेरा जो है वो बन रहा है, कितना भारी है मेरा एंड। तो सो जो मेरा टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि वो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। अब अगर मेरी दो हैं वैल्यूज तो वो दो जो है वो तो दोनों इंडिपेंडेंट है, पर जब मैं तीसरी वैल्यू ले लूंगा तो वो या एक के पास होगी या दूसरे के पास होगी। इसलिए हम जो कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इक्वल होती हैं टू द सैंपल साइज -1। यानी कि अगर मैंने 10 रीडिंग्स ली हैं तो मेरी क्या हो गई, 9 हो गई, इंडिपेंडेंट वैल्यूज मेरी 9 हो गई। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन जनरल जो हम कहेंगे कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स अपॉन दोज ऑब्जर्वेशंस। तो हम मोटी मोटी बात ये करेंगे कि हमने इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स कितने डाले, हम बोल देंगे भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। तब रूल बना लो, बस सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स की क्लास नहीं है, ठीक है। अब हमने जब रिपोर्ट करनी है अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी रिपोर्ट करनी है तो इसको कैसे रिपोर्ट करना है कि जो मेजरमेंट रिजल्ट है उसमें इतना डेटा होना चाहिए कि मैं उसकी रिवैल्यूएशन कर सकूं मेजरमेंट की। जो मेरा कवरेज फैक्टर है, जब मैंने के की बात की कि एनी नंबर लार्जर देन 1, जो एक से बड़ा नंबर होगा, जिससे कि मैं अपनी कंबाइंड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो मेरे को देगी एक्सपेंडेड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। जो मेरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उसको मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को एक्सपेंडेड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी मिलेगी। उस नंबर को हम कहते हैं के, कवरेज फैक्टर के। वो क्यों हम करते हैं कि वो जब डेटा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलेंगे हम, स्क्वायर रेक्टेंगुलर नहीं मानेंगे, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे, वो सबसे आसान है हमारे लिए। तो जो के फैक्टर है वो बताता है कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस को मैं कवर कर रहा हूं उस अनसर्टेनिटी में। यानी कि मेरा कितने % ऑफ द टाइम मेरा जो डेटा है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर मैं बोल देता हूं कि जी मेरा कवरेज है 68% चाहिए तो k विल बी इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 मतलब कि मेरा 68% कवरेज पे मेरी ये अनसर्टेनिटी है। और अगर मैं ले लेता हूं उसका k का फैक्टर ले लेता हूं मैं, मान लो 2, तो मेरी जो वैल्यू क्या हो गई, मेरी वैल्यू जो है वो हो गई 95.5%। ये 95.5% मेरे को कॉन्फिडेंस है
कि मेरी वैल्यूज इसी अनसर्टेनिटी में जो दी है इसी में ही होगी। Sir, can I ask some question? Yes, yes. Sir, how we decide the K factor? I will come. We normally we are happy if we have 95% confidence. Okay, then the factor is we are fixing. For most practical purposes, we are happy if we have 95% confidence. I will come to that. Okay. When we come to the example, solving the example, Okay. then I will tell you. Okay. So the actually जो coverage है वो depend करता है हमारी criticality of measurement. अगर मैं space program के लिए अगर if I am making a measurement for space program, I will not be happy with the coverage of 95% also, because 95% for me is too much of an error. So depends on the criticality of measurement. What is the coverage factor you want to take? How confidence you want? How much confidence you want that your value should be within a particular range, and the measurement uncertainty. What is the coverage it will give? Okay. So we now take an example of gold. How to okay. So basically first thing that you do is we know the formula of calculation of our fineness. So first of all we define the measurement कि हमने क्या हमारा measurement है और हमने उसको कैसे calculate करना है. So first we find that. This is given in the standard. Then to arrive at this value, to arrive at this, what is our procedure of analysis? The procedure of measurement. मैंने steps बताए थे ना उसमें. तो steps में पहला है define the measurement, realization of the measurement. Realization कैसे आएगा? Measurement तो हमारा fineness है. Realization कैसे आएगी? Realization ऐसे आएगी. Then what is the method of measurement? Method of measurement ये है कि I will weigh a sample and proof, say gold. I will do the cupellation. I will do annealing, rolling, parting, etc., 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 and then I will get the final weight or net. So that is my method of realization. Now इसके अंदर, now in this, what are my sources of uncertainty? तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं fishbone diagram. Fishbone diagram, we include all the factors which can cause, which have a bearing on our uncertainty. So the first thing is repeatability of the method. Method की, अब मैंने reproducibility और repeatability आपको शब्द सुनाए थे ना, वो इस वजह से यहाँ repeatability of the method कि मैं एक ही बारी बार-बार जब measure करता हूँ तो मेरी repeatability क्या आती है. ये जो repeatability है ये किन चीजों पे निर्भर है? Incomplete reaction furnace में, loss of rolling में loss हो जाए, या incomplete reaction हो parting के समय, cupellation के समय incomplete reaction parting के समय, या rolling के समय losses. तो जो मेरी final value है M2 जो है मैं measure करता हूँ, M2 repeatability के ऊपर डिपेंड करती है और बैलेंस की linearity और sensitivity पे डिपेंड करती है. सेंसिटिविटी अगर मैं लूंगा मान लो 10 मिलीग्राम वाला बैलेंस और मैं लेता हूँ माइक्रो बैलेंस तो नेचुरली फर्क आएगा. तो मेरा M2 जो है वो डिपेंड करती है उसकी अनसर्टेनिटी, रिपीटेबिलिटी पे और लिनियरिटी, बैलेंस की और सेंसिटिविटी. फिर M1 जो है वो भी उन्हीं चीजों पे, क्योंकि M1 और M2 दोनों हम उसी तराजू से देखते हैं, उनमें भी वही फैक्टर्स हैं. डेल्टा जो है वो भी रिपीटेबिलिटी के ऊपर, मेथड की रिपीटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा और वो डेल्टा भी जो है क्योंकि M1 M2 और कोऑर्डिनेट सैंपल के और प्रूफ गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है. जो प्रूफ गोल्ड के M1 M2 है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये नेचुरली बैलेंस के ऊपर डिपेंड हो गया, सेंसिटिविटी, बैलेंस की, लिनियरिटी के ऊपर डिपेंड हो गया. तो हमारा जो घूम फिर के जो है क्या क्या हमारे सोर्सेज हो सकते हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया. अब क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हम आमतौर पे एक ही बैलेंस इस्तेमाल करते हैं.
हम एक ही बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक ही बैलेंस इस्तेमाल करते हैं तो क्या है कि उसमें से जो बैलेंस की जो सेंसिटिविटी वगैरह जो है वो सब निकल गई, तो सिर्फ लीनियरिटी काम में आ गई। क्यों लीनियरिटी काम में आई बैलेंस की? क्योंकि अगर बैलेंस जो है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को 1.1 का 1.2 दिखा रहा है और 1.2 का 1.3 दिखा रहा है और 3.3 का 3.4 दिखा रहा है, कौन कंटिन्यूअसली 0.1 ज्यादा दिखा रहा है, तो मेरे को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियरिटी। ये नहीं होना चाहिए कि मैं जब वेट कर रहा हूँ 150 मिलीग्राम तो वो लीनियरिटी के हिसाब से मेरे को एक्चुअली 151 दिखा रहा है, पर जब मैं वेट कर रहा हूँ 250 मिलीग्राम तो वो मेरे को 151 वहां दिखा रहा था, यहाँ पे 259 दिखा रहा है, तो मेरे को प्रॉब्लम है। सो लीनियरिटी इज अ फैक्टर व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड। जो मेरे बाकी जो मेरे है फर्नेस का टेम्परेचर वेरिएशन, इनकम्प्लीट रिएक्शन, एसिड का स्ट्रेंथ का वेरिएशन, ये सारे मेरे फैक्टर रहेंगे गए। सो अब क्या है, अब मेरे को अगर कैलकुलेट करनी है, ये तो मेरी हो गई मेरा मेथड कि मैंने फैक्टर्स अपने डिसाइड कर लिए कि क्या क्या मेरे फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर इन फैक्टर्स के ऊपर बेस करके अब मेरे को अगर डिसाइड करना है कि मेरी अनसर्टेनिटी है, तो सबसे पहले मैं क्या मैंने बताया ना, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वो है जो कि रैंडम कॉजेज के ऊपर है, मेरे को मालूम नहीं है, और टाइप बी वो है जो कि मेरे सिस्टमैटिक है, मेरे को मालूम है क्या सिस्टम में मेरी एरर्स हैं। तो टाइप ए में अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रैक्टिकली वजन करता हूं बार बार। तो उसी तरह मैं प्रैक्टिकली असे करूंगा 10 बार, और 10 बारी असे करने के बाद मैं उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढूंगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने बताया था कैसे करनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने के बाद जो अनसर्टेनिटी ऑफ टाइप ए यूए जो है, दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। क्यों डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन? फॉर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1। तो मेरी मान लो मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन आई थी 0.14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10, तो मेरी 0.04 आ गई वैल्यू। अब टाइप ए आ गई 0.04। अब मेरे को ढूंढना टाइप बी। टाइप बी में क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे बैलेंस के साथ जो अनसर्टेनिटी है वो मैं मान के चलता हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मेरे बैलेंस की कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में अगर अनसर्टेनिटी दी हुई है 0.004, तो डिवाइड बाय 2, आधा ऊपर है आधा नीचे। तो अनसर्टेनिटी फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ द बैलेंस जो है ये U2 टाइप बी में एक U1 हो गया जो कैलिब्रेशन में, और नंबर 2 रेजोल्यूशन, जो मेरा बैलेंस है उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसकी रेजोल्यूशन जो है दैट इज 0.001 मिलीग्राम। इसको मैं डिवाइड करता हूं क्योंकि मैं ये मेरी रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के क्योंकि उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज है, या मेरे को देगा 1 माइक्रोग्राम या देगा 2 माइक्रोग्राम, तो वो बिटवीन द इंटरवल 1 and 2 फिक्स्ड इंटरवल, वो इंटरवल मेरा फिक्स्ड है इंटरवल, तो इसलिए उसको मैं रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलता हूं, और उसको मैं 0.001 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3 लूंगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.000288। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन करना है। जब भी मैंने अनसर्टेनिटी कंबाइन करनी है तो मैं क्या करता हूं, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज को स्क्वायर करता हूं, उनको ऐड करता हूं और फिर उनका अंडर रूट लेता हूं। तो इस केस में मैंने जो मेरी रेजोल्यूशन जो बैलेंस की है वो बहुत अच्छी है। मेरा बैलेंस जो है वो तो 1 माइक्रोग्राम का है, तो मेरी जितनी भी वैल्यू आएगी वो लगभग उतनी ही आएगी जितनी की मेरी अनसर्टेनिटी बैलेंस की है। इसकी बैलेंस की अनसर्टेनिटी मेरी 0.002 आएगी, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। इसके मुकाबले ये इनसिग्निफिकेंट, हमारे प्रैक्टिकली ये देखेंगे हमारा ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, वही आएगी जो हमारे बैलेंस की मेजरमेंट, जो बैलेंस की कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी है वही वैल्यू आ जाएगी। तो विच इज U3। अब U3 तो हो गई हमारी ये, मगर हम बैलेंस को तो चार बार इस्तेमाल करते हैं ना। जो हमारा बैलेंस है वो 4 बार यूज होता है। प्रूफ कोड के लिए भी यूज होता है और इंडिविजुअल सैंपल के लिए भी यूज होता है। इंडिविजुअल सैंपल में इनिशियली भी यूज होता है और बाद में भी यूज होता है, और डुप्लीकेट में होता है इनिशियली बाद में, इनिशियली बाद में। एक सैंपल के 2 हिस्से करते हैं ना, तो 4 बार हम यूज करते हैं। तो अनसर्टेनिटी जो है हमारी 4 गुना नहीं हो जाती,
पर बैलेंस हमने 4 बार यूज किया ना, तो अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को स्क्वायर करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका अंडर रूट ले लेते हैं। जब भी अनसर्टेनिटी का हमने करना होता है, कुछ भी ऐड करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसका अंडर रूट लेते हैं, इंडिविजुअल्स को स्क्वायर करके फिर अंडर रूट। तो हमने 4 इंटू u3 स्क्वायर ले लिया, u3 स्क्वायर को लेके और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई किया तो इसके ट्वाइस द वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.004। एग्जांपल है ये, हर एक का यही नहीं वैल्यू होगी, ये आपको करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी कैलिब्रेशन के हिसाब से, अपनी टेस्टिंग के हिसाब से वो करना पड़ेगा। अब जो है हम कहते हैं कंबाइंड अनसर्टेनिटी टाइप ए और टाइप बी। हमारे पास टाइप ए पहले आ गई थी, टाइप बी अब आ गई। तो टाइप ए को स्क्वायर किया, टाइप बी को स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया और फिर अंडर रूट ले लिया, तो 0.04 आ। अब मेरे को देखना है कवरेज फैक्टर, कवरेज फैक्टर फॉर माय एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी। अगर तो मेरे को अगर तो 68%, 1 सिग्मा, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 1 सिग्मा अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को 0.04 है मेरे। पर अगर मेरे को चाहिए ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, फॉर एग्जांपल आई नीड टू हैव से 95.5% कॉन्फिडेंस, तो मैं k का वैल्यू क्या लूंगा, 2। हमने देखी ना k की वैल्यू क्या थी, मेरा कंप्यूटर हो गया स्लो, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं और कंप्यूटर भी बूढ़ा हो रहा है। 1.96 की। हाँ, तो 2 मोटा मोटा 2 लेंगे ना, 95% के लिए हम मोटा मोटा 2 लेंगे, ठीक है। सो मोटा मोटा हमने 2 ले लिया। हम कवरेज फैक्टर ले लेते 2, तो हमारी जो कवरेज फैक्टर जो है उससे हमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा 95.5% हो गया। जो स्टैंडर्ड हमारी अनसर्टेनिटी निकली, वो निकली UC कंबाइंड अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय द कवरेज फैक्टर इनटू 2, यानी कि 0.04 इंटू 2 0.08 for k value equal to 2, confidence level 95.45% as per NABL 141। तो अब जब हम अनसर्टेनिटी रिपोर्ट देंगे, नाउ अब लास्ट क्या हो गया, हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट के बाद अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल फैक्टर्स को लेके हमने कैलकुलेट करके उनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके हमारे पास कंबाइंड अनसर्टेनिटी आ गई। कंबाइंड अनसर्टेनिटी के बाद हमने उसको कवरेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया, हमने स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी हमने ढूंढ ली अपनी फॉर द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95.45%। अब जब हमने वैल्यू कोई देनी होगी, जब हमने रिपोर्ट करनी होगी वैल्यू, वी विल से द फाइननेस इज इक्वल टू सच एंड सच वैल्यू प्लस माइनस द अनसर्टेनिटी एट 95.45% k इक्वल टू 2। इस केस में जो था वो 918.3 था मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू जो थी हमने 918.3 प्लस माइनस 0.08, जो यहाँ पे कहाँ गया 0.08 कहाँ था, ये 0.08 एट 95.45% k इक्वल टू 2। अब इसमें एक चीज हमने कंसिडर नहीं की, और वो एक नॉन कंफर्मिटी दी थी एक जगह पे असेसर, NABL असेसर ने नॉन कंफर्मिटी दी कि भाई आपने सब कुछ तो कर लिया, पर जो आपका प्रूफ कोड है उसकी अनसर्टेनिटी तो आपने देखी नहीं, वो तो बताई ही नहीं, कंसिडर ही नहीं की। तो बात तो बड़ी लॉजिकल है कि भाई हमने वो तो कंसिडर नहीं की, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट स्टेप हमने किया कि ठीक है चलो हमने नहीं की, हम इसके आगे करते हैं, एक स्टेप और करते हैं। तो एक स्टेप हम देखते हैं कि हम देखेंगे उसका इफेक्ट क्या है। तो अब जो अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट जो प्रूफ बोल्ड की थी, वो जो है वो है 0.1 ppt। हम मान के चलते हैं भाई हमारी तो मेजरमेंट जो है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो 0.1 ppt एज्यूम करेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती वेरिएशन। तो ये तो वर्स्ट केस सिनारियो है कि 0.1 मैंने प्रूफ कोड लिया 999.9, तो ये मैं मान के चल सकता हूं कि इसकी ये प्रोबेबिलिटी जो है 999
8 हो सकती है, ये 9 या ये 1.000 भी हो सकती है। इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, ये तो वर्स्ट केस है। वैसे तो इतना भी नहीं है, जब हम कहते हैं 999.9 तो वो मिनिमम 999.9 होती है, उससे बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती। तो क्योंकि उससे नीचे अलाउड ही नहीं है, तो अगर टेस्टिंग में अगर वैल्यू कम आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, फेल होएगी। तो मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज टेकन एज वी अज्यूम, या वर्स्ट केस सिनेरियो ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि 0.1 पीपीटी का अंतर आ सकता है, और उसमें रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेती है, या तो वो 999.8 होगी या 999.9 होगी, तो डिस्क्रीट वैल्यूज लेती है। तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज जब लेती है तो वो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी वैल्यू है उसको 2√3 से डिवाइड करना है। तो जब हम 2√3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी 0.01 है, उसको 2√3 से, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.03। अब ये 0.03 को कंबाइन करेंगे, हमें क्या मिली थी 0. ये हमें मिली थी 0.08। तो u1 प्लस u2 इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये u3 आ गया, ये हमारा क्या आया, फैक्टर आ गया u3। तो u1 प्लस u2 प्लस u3, तो u1 प्लस u2 u3 हम अगर लेते हैं, इन तीनों चीजों को लेते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है 0.03। बट हमारी जो प्रिसिशन, जो हमारी मेजरमेंट्स है वो कितनी है 0.1 पीपीटी। हम जो देते हैं वैल्यूज 0.1 पीपीटी, तो 0.03 का कोई असर नहीं पड़ता हमारी मेजरमेंट। सो जो प्रूफ गोल्ड हम लेते हैं, जब हम प्रूफ गोल्ड लेते हैं तो वो इस वजह से हम उसको नहीं भी कंसिडर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये देखना और प्रूव करना जरूरी है कि इसका हमारे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। u1, u2 और u3 तीनों जो है कंबाइन करके भी हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है वो हमें देखना होगा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसेस, और आज बिल्कुल सही टाइम में हमने खत्म किया है।